हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के बारे में। क्लियर कि पॉलन कैसे जर्मिनेट होता है एंजियोस्पर्म के केस में। तो देखिए, मान लीजिए एक पॉलन ग्रेन है हमारे पास यहाँ पे, दिस इज अ पॉलन। तो आप जानते हैं पॉलन एक हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड सेल है और सिंगल सेल होता है, यानी एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन और इसी को आप माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और इस पॉलन ग्रेन में दो मेन प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, एक बाहर का एक्साइन और अंदर का इंटाइन। इंटाइन को आप इसके सेल वॉल के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेल वॉल के जैसा ही होता है, यानी सेलुलोज और पैक्टिन से बना होता है। ठीक है, जबकि एक्साइन हमारा स्पोरोपोलिन का बना हुआ हार्ड और टफ लेयर है। ठीक, कुछ पोजीशंस होती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ मान लीजिए, तो एक्साइन में वो पोजीशन जो काफी वीक होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर यानी वो प्लेस जहां से इंटाइन जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब बना करके बाहर आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। तो ऐसे कई जर्म पोर मौजूद होते हैं, मैंने यहाँ एक दिखाया हुआ है लेकिन होते कई हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कराना है, तो पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है, याद रखिएगा, उसमें दो फेजेस होते हैं। दो फेजेस क्या, पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहा है, एंथर के अंदर बन रहा है। तो एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन बन रहा है ना, तो कुछ जर्मिनेशन का स्टेप एंथर के अंदर ही होता है, यानी पॉलन ग्रेन अभी एंथर से बाहर नहीं आया है और जर्मिनेशन उसका स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो जो जहां तक उसका डेवलपमेंट एंथर के अंदर होगा वो उसके नेचुरल हैबिटेट में है, इसीलिए उतने स्टेप्स को हम लोग रखते हैं इन सिटू जर्मिनेशन में। ठीक है, उतने स्टेप को हम लोग किसमें रखते हैं, इन सिटू जर्मिनेशन में। और जब पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद किसी फ्लावर के रिसेप्टिव स्टिग्मा पे पहुंचेगा। रिसेप्टिव स्टिग्मा यानी जो कॉम्पेटिबल हो, जहां उसकी मैचिंग होती हो। ऐसा थोड़ी ना कि मटर का पॉलन ग्रेन निकल के मैंगो पे जाके पॉलिनेशन कर देगा, है ना। तो इसीलिए जो उसका जेनेटिकली कॉम्पेटिबल प्लांट फ्लावर होगा, उसके रिसेप्टिव स्टिग्मा पे जब वो पहुंचेगा, तो वहां पहुंचने के बाद जो फर्दर जर्मिनेशन का स्टेप आगे बढ़ेगा, उन सभी को हम लोग बोलेंगे एक्स सिटू जर्मिनेशन, क्योंकि वो उसके एंथर के बाहर का प्रोसेस है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो पॉलन ग्रेन है, अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होगा। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन कहने का मतलब सेल डिवीजन तो करेगी, लेकिन सेल के जो साइज होंगे वो छोटे बड़े बनेंगे, है ना, बराबर साइज के नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे है, तो ये एक छोटा सा सेल बना और एक बड़ा सेल बना। ठीक है, एक छोटा सेल बना, एक बड़ा सेल बना, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हुआ है। साइटोप्लाज्म जो है अनइक्वली डिवाइड हुआ है। तो जब अनइक्वली डिवाइड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। याद रखिएगा, कभी न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, जब भी सेल छोटे बड़े बनते हैं तो सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन अनइक्वल होता है। ठीक, तो इसलिए साइटोकाइनेसिस एक्चुअल में क्या हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन, यानी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस आप बोल सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आपको दो सेल मिले, छोटे बड़े। बड़े वाले सेल को हम लोग बोलेंगे ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल, जबकि जो छोटा वाला सेल होगा उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ठीक, अभी देखिए जो जनरेटिव सेल है वो किनारे की तरफ चिपका हुआ है। धीरे धीरे जो बड़ी सेल है यानी वेजिटेटिव सेल है, वो उस जनरेटिव सेल को चारों तरफ से सराउंड करती हुई एनगल्फ कर लेगी। ठीक है, और फिर ये हमें इस ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देगा। यानी नेक्स्ट स्टेप पे ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है, अब आपको जनरेटिव सेल ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में दिख रहा है, स्विम करता हुआ, है ना, फ्लोट करता हुआ। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन रहा। ठीक, तो ये ट्यूब सेल हो गया यानी वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया जनरेटिव सेल। क्लियर, तो जनरेटिव सेल अब उसके साइटोप्लाज्म में नजर आ रहा है। अब देखिए बड़े वाले सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्यूब सेल। तो उसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस।
बोलेंगे, है ना, क्योंकि आगे चल के हमें उसको देखना है। तो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहां तक का जो प्रोसेस था, ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज है ये, 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन का। तो अप टू 2 सेल्ड स्टेज यहां तक का जो डेवलपमेंट होता है, ये ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, 100% नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है ना, तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज तक का जो जर्मिनेशन का स्टेप है, ये एंथर के अंदर होता है। यानी इन स्टेप्स को हम लोग किस में रख सकते हैं, ये सभी स्टेप्स हमारे होंगे इन सिटू जर्मिनेशन में। तो यहां से यहां तक इन सिटू का मतलब होता है अपने घर में, अपने हैबिटेट में, नेचुरल प्लेस पे। तो नेचुरल प्लेस पे यानी एंथर के अंदर ही बन रहा था और वहीं जर्मिनेट कर रहा है, इसलिए उतने स्टेप को हम लोग इन सिटू जर्मिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिनेशन होगा, तो ये इसी स्टेज में बाहर आएगा, ठीक है। तो ज्यादातर केस मैंने बोला, यानी 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में ये इसी स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होगा, रिलीज्ड फ्रॉम एंथर, एंथर से रिलीज होगा। और जब एंथर से रिलीज होगा तब ये जाएगा अपने रिसेप्टिव स्टिग्मा पे, और जब रिसेप्टिव स्टिग्मा पे पहुंचेगा, ऑन रिसेप्टिव स्टिग्मा, फ्लावर के रिसेप्टिव स्टिग्मा पे जब पहुंचेगा तब आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्या प्रोसेस स्टार्ट होगा, देखो मान लो ये रिसेप्टिव स्टिग्मा पे पहुंच गया है और इस तरीके से है, ठीक। तो अब क्या होगा, जैसे ये स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो जो फ्लावर की स्टिग्मा होती है वो रिसेप्टिव कंडीशन में क्या होता है, कुछ लिक्विड रिलीज करती है, ठीक है। और वो लिक्विड जो होते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टिग्मा एक्सुडेट्स, ठीक है। और उस स्टिग्मा एक्सुडेट्स को ये पॉलन एब्जॉर्ब करेगा। तो उस एक्सुडेट्स में क्या होते हैं, वाटर, ठीक है। उस एक्सुडेट्स में अगर आप लिखना चाहें तो बेसिक कॉम्पोजिशन जो होता है उसमें वाटर प्लस बोरॉन प्लस शुगर, और इसके अलावा अमीनो एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ये सारी चीजें होती है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें उस स्टिग्मा के लिक्विड में मौजूद होती है, तो इन्हीं को ये एब्जॉर्ब करेगा पॉलन ग्रेन। और जब एब्जॉर्ब करेगा तब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, और एक्टिविटी बढ़ेगी तो इंटाइन जर्म पोर से होता हुआ पॉलन ट्यूब बनाता हुआ बाहर आएगा। तो स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सबसे आगे आता है ट्यूब न्यूक्लियस और उसके पीछे पीछे हमारा वो जनरेटिव सेल, ठीक है। और जो इसका लिक्विड है साइटोप्लाज्म या टोटल कंटेंट कह सकते हैं, जो टोटल कंटेंट है माइक्रोस्पोर का वो इस पॉलन ट्यूब में आएगा, ठीक है। तो ये एराइजिंग पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, ठीक। तो पॉलन ट्यूब निकला और उसमें ये हमारा जनरेटिव सेल है, जीसी यानी जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल मौजूद है। अब धीरे धीरे ये और इलांगेट होगा, और इलांगेट होगा तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे हम लोग, ऐसे। तो ट्यूब न्यूक्लियस सबसे आगे, और ठीक इसी समय जनरेटिव सेल में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन इन जनरेटिव सेल। तो जो जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब के अंदर आया था वो तुरंत डिवीजन करके 2 गैमेट्स बना लेगा, ठीक है। और 2 मेल गैमेट आपके बन के तैयार हो जाएंगे, और पूरा जो उसका कंटेंट था, ठीक है, वो खाली होकर के पॉलन ग्रेन में से खाली होकर के इस ट्यूब में आकर के फिल हो जाएगा। और उसके बाद इस ट्यूब को सील कर दिया जाएगा, इस साइटोप्लाज्म को सील कर दिया जाएगा ताकि वापस न जाए, ठीक है। और सीलिंग के लिए क्या होता है, कैलोज प्लग, कैलोज प्लग, कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उस कैलोज प्लग से इसको सील कर दिया जाता है, और फिर इसके पीछे आपको सिर्फ वैक्यूल और दूसरे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे कौन मिला हमें, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस,
सबसे पहले है, और उसके पीछे हमारे मेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट में एक फर्स्ट मेल गैमेट है, फर्स्ट मेल गैमेट, और उसके बाद जो दूसरा वाला है उसको बोलेंगे सेकेंड मेल गैमेट। तो दो मेल गैमेट बन गए, और ये मेल गैमेट स्पर्म कहलाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों स्पर्म है। तो फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट, और उसके पीछे हमारा क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। तो ट्यूब न्यूक्लियस आप देख सकते हैं इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे की तरफ है, ठीक है, और सबसे आगे की तरफ है, इसलिए इस ट्यूब न्यूक्लियस का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है? ट्यूब न्यूक्लियस का रोल है, ट्यूब न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू गाइड मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को गाइड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, यानी जैसे जैसे पॉलन ट्यूब इलोंगेट होगा और स्टिग्मा से पेनिट्रेट करता हुआ, स्टाइल्स होता हुआ गैनोशियम के ओवरी में जाएगा, और फिर कहाँ पहुंचेगा, ओव्यूल के माइक्रोपाइल तक। तो वहां तक इसके पीछे पीछे मेल गैमेट इसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो इसीलिए इसका काम क्या हो गया, मेल गैमेट्स को गाइड करना, ठीक है। तो ये सभी चीजें हो गई। अब यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी समझिए। तो पहले तो इस चीज को देखिए कि यहाँ से 2 सेल स्टेज तक का इन सिटू था, और पॉलिनेशन के बाद जो आपका जर्मिनेशन का स्टेप है वो एंथर के बाहर हो रहा है। तो इसलिए ये सभी स्टेप हमारे क्या कहलाएंगे, एक्स सिटू जर्मिनेशन, क्योंकि ये एंथर के बाहर हो रहा है, स्टिग्मा पे हो रहा है, इसलिए इसको एक्स सिटू बोलेंगे, और ये एंथर के अंदर हो रहा था तो इन सिटू बोलेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है बोरॉन। अगर जिस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पड़ा है, मान लीजिए वो स्टिग्मा रिसेप्टिव भी है, लेकिन उसमें बोरॉन की कमी है और उससे जो लिक्विड निकल रहा है उसमें बोरॉन बहुत कम है, तब पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा और पॉलन का जर्मिनेशन जो है वो फ्लॉप कर जाएगा, ठीक है। शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर से इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आएगा, ज्यादा से ज्यादा शुगर ये एब्जॉर्ब करेगा, और तब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हेल्पफुल होता है कि ये आसानी से इंटाइन जो है वो जर्म पोर से एग्जाइम को तोड़ते हुए प्रेशर के साथ पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर है। तो इसलिए शुगर की भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये दो चीजें क्रूशियल हो जाती हैं। तीसरा, कई बार सवाल पूछ लेता है कितना % शुगर कंसंट्रेशन जरूरी होता है इसके जर्मिनेशन के लिए। तो याद रखिएगा 10% शुगर कंसंट्रेशन जरूरी होता है पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल कंडीशन में भी। यानी लैब में अगर आपको जर्मिनेट कराना हो तो भी आप 10% शुगर सोल्यूशन का ही इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे 10% ग्लूकोज लीजिए या 10% आप सुक्रोज लीजिए, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पॉलन जर्मिनेशन है ये याद रखिएगा कि नेचुरल सिस्टम में इस तरह से हो रहा है। आर्टिफिशियल सिस्टम में अगर आपको पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कराना है तो कई बार आपसे पूछा था कि किस तरह के फ्लावर का पॉलन ग्रेन सबसे बेस्ट मटेरियल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सबसे बेस्ट होता है सदाबहार, यानी विनका रोजिया का पॉलन ग्रेन। विनका रोजिया को हम लोग कैथेरेंथस रोजियस भी बोलते हैं।